ठीक है। तो ब्रोकरेज आज का इस वीडियो में अभी ये आपका #1 वीडियो रहेगा प्रैक्टिस सेट 4.4 का। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है उसमें कितने एक्सरसाइज है? 4 एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे अपन उसमें प्रैक्टिस सेट बोलेंगे। तो 4 प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट 4.3 जो था वो किसके ऊपर था? शेयर के ऊपर था। शेयर्स किसके ऊपर था? शेयर्स, शेयर कंपनी के शेयर जो होते उसके ऊपर था, शेयर मार्केट के बाद ऊपर था। और इस शेयर मार्केट में शेयर की जो प्रिंट वैल्यू होती है फेस वैल्यू बोलते हैं, और इसमें मार्केट वैल्यू भी होती है, एमवी होती है, एमवी। इसमें हम लोगों ने डिविडेंड के बारे में बताया, डिविडेंड में प्रॉफिट के बारे में देखे, डिविडेंड और रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, सम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़े, सम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़े, और इसके बारे में पढ़े रेट ऑफ रिटर्न के बारे में भी आप लोगों ने पढ़े, बराबर है, ठीक है। डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड अगर आप लोगों को निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ क्या बोला मैंने? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या होता है? फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू के ऊपर होता है, और डिविडेंड का एक पर्टिकुलर रेट भी होता है, और नंबर ऑफ शेयर की भी डिपेंड होता है। ये बात याद रखना। इतना पोर्शन जो होता है एक डिविडेंड की कीमत होती है। तो टोटल डिविडेंड अगर आपको निकालना है तो ये नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सम इन्वेस्टमेंट किस पे होता है? मार्केट वैल्यू पे होता है। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। थोड़ा रिवीजन बता रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड को समझना है तो शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा, शेयर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयर का अल्टरनेटिव जो काम है वो है म्यूचुअल फंड। शेयर का जो अल्टरनेटिव होता है, शेयर में क्या होता है? रिस्क की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क की संभावना कम होती है। रिस्क जो पैसे का जो लॉस, जो रिस्क की संभावना होती है, लॉस की संभावना कम होती है किसमें? म्यूचुअल फंड में। अब उसको म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार शेयर जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बता रहा हूँ। शेयर और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है बताऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल। इसलिए आप देखते रहो वीडियो को लास्ट तक, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेगा, तूफानी तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से अपन म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला आपको पता है क्या है? तो ये आपको मिला कितना प्रॉफिट, तो टोटल डिविडेंड, ये फार्मूला आप लोगों को पता है। टोटल डिविडेंड अपन में क्या होता है? सम इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किए, और मल्टीप्लाई बाय सम इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई बाय कितना होता है? 100। ये आपका रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला था, ठीक है। अब मैं बात करूँ ब्रोकरेज की, क्योंकि म्यूचुअल फंड पढ़ने के पहले ब्रोकरेज देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज क्या होता है? तो हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाके, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में जाके हम डायरेक्टली किसी कंपनी से शेयर परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है? जो शेयर होता है वहाँ पे भी शेयर ही होता है, अमाउंट ही होता है, उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। वहाँ पे म्यूचुअल शेयर में शेयर्स बोलते हैं, और म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बोलते हैं। तो जो यूनिट्स होते हैं या जो शेयर होते हैं उनको हम डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते, तो किसी पर्सन के थ्रू हमको शेयर क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। और जो पर्सन होता है, बीच का पर्सन, उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वे डायरेक्टली कांट, इसमें ब्रोकरेज का मैं बता रहा हूँ, वी डायरेक्टली कांट गो टू स्टॉक, कांट, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, कांट गो टू स्टॉक या शेयर मार्केट, स्टॉक या फिर क्या बोला मैंने? शेयर मार्केट में हम नहीं जा सकते। वी कांट गो डायरेक्टली टू किसको? स्टॉक एंड शेयर मार्केट टू, ओके, एंड बाय और सेल द शेयर्स। टू बाय क्या करें? किसके लिए? टू बाय एंड सेल द शेयर, शेयर को बेचने के लिए या शेयर को खरीदने के लिए हम डायरेक्टली नहीं जा सकते। कहाँ? स्टॉक या शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। तो ओनली रजिस्टर्ड मेंबर, याद रखना, ओनली कौन? रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही हम शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो ओनली रजिस्टर्ड मेंबर या ऑर्गेनाइजेशन, ओनली क्या? रजिस्टर्ड मेंबर, कोई भी रजिस्टर्ड मेंबर होगा, रजिस्टर्ड क्या बोला मैंने? मेंबर या फिर क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम एजेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड मेंबर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट, एजेंसी ऑफ क्या बोला मैंने? स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट का रजिस्टर्ड मेंबर, स्टॉक मार्केट का मैंने बोला रजिस्टर्ड मेंबर या ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट कैन बाय और सेल द शेयर, कैन बाय और सेल द शेयर। याद रखना, ये बात आप लोगों को याद रखना। तो स्टॉक मार्केट बोलते शेयर मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी या रजिस्टर्ड मेंबर होगा, वही
शेयर को क्या कर सकता है, खरीद सकते हैं। और इनको हम बोलते हैं दिस मेंबर, इन्हीं मेंबर्स को क्या बोलते हैं, दिस मेंबर्स। इन मेंबर्स और एजेंसी को दिस मेंबर्स, इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉल शेयर ब्रोकर बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, शेयर ब्रोकर। दिस मेंबर्स आर कॉल्ड, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं, शेयर ब्रोकर। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं, शेयर ब्रोकर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो थ्रू शेयर ब्रोकर्स, इस शेयर ब्रोकर्स के थ्रू हम लोग शेयर खरीद सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो थ्रू दिस शेयर ब्रोकर, थ्रू दिस, इन शेयर ब्रोकर्स के थ्रू, शेयर ब्रोकर्स के थ्रू वी कैन बाय और सेल द क्या बाबा, बाय और सेल द शेयर्स। ओके, अब बताओ इन ब्रोकर्स के थ्रू, इन दलालों के थ्रू हम शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे। तो शेयर खरीदेंगे तो हमको उनको अमाउंट देना पड़ेगा। जब हम उनके थ्रू शेयर खरीदेंगे या शेयर बेचेंगे, तो जैसे कि मैंने किसी कंपनी से शेयर लिया, उस दलाल के थ्रू लूंगा, तो उस दलाल को मुझे पैसा पेड करना पड़ेगा, और उस पैसा पेड करना पड़ेगा। बेचते समय भी मुझे किसी दलाल के थ्रू ही बेचना पड़ेगा, तो उस दलाल को, उस ब्रोकर को मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा हम पेड करेंगे, अमाउंट पेड टू ब्रोकर, जो अमाउंट हम ब्रोकर को देंगे ड्यूरिंग परचेज या सेल द शेयर, शेयर को खरीदते समय, शेयर को बेचते समय, जो पैसा हम दलाल लोगों को देंगे, ब्रोकर लोगों को देंगे, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज। उस अमाउंट को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। ब्रोकरेज क्या होता है, जो अमाउंट, क्या बोला मैंने, अमाउंट ऐसा अमाउंट यानी पैसा, अमाउंट पेड किसको, टू ब्रोकर को, शेयर ब्रोकर को, किसको, शेयर ब्रोकर को। अमाउंट पेड टू शेयर ब्रोकर ड्यूरिंग कब, बाय और सेल द शेयर, शेयर को बेचते समय, खरीदते समय, उसी को क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कॉल ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, ब्रोकरेज बोलते हैं। और इस ब्रोकरेज के ऊपर, अब बताओ, खरीदूंगा उस समय भी मैं पैसा अमाउंट पेड करूंगा, ब्रोकरेज दूंगा, और बेचते समय भी, खरीदते समय भी ब्रोकरेज पेड करूंगा, और बेचते समय भी ब्रोकरेज मैं पेड करूंगा। तो उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी कितना लगता है, 18% जीएसटी लगती है। याद रखना। तो जीएसटी मैंने बताया आपको कि बताया, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ऑन किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना होता है, ब्रोकरेज इज 18%। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 18% रहता है। तो सीजीएसटी कितना रहेगा, 9%। एसजीएसटी कितना रहेगा, 9%। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्या याद रहेगा आप लोगों को, पक्का ब्रोकरेज याद रहेगा आप लोगों को। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी अच्छे से। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के पहले और एक बात याद रख लो कि ब्रोकरेज किस पर लगता है, तो मार्केट वैल्यू पे लगता है। जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है, उसी के ऊपर क्या लगता है, ब्रोकरेज लगता है। ब्रोकरेज जो लगता है, ब्रोकरेज इज ऑलवेज, जो हमेशा होता है, ऑलवेज ऑन किसके ऊपर होता है, ऑलवेज अप्लाइड ऑन किसके ऊपर, बताओ, मार्केट वैल्यू पे। अब बताओ, जब वो बेचेगा या सेल करेगा या खरीदेगा, तो खरीदते समय वो ब्रोकरेज क्या करेगा, पेड करेगा। मान लो उसने 900 रुपये या 50 रुपये एक शेयर की कीमत है। एक शेयर की कीमत कितनी रुपये बताओ, 50 रुपीज़ है कीमत, उसकी मार्केट वैल्यू। अब इसने दलाल के थ्रू खरीदा, दलाल को कितना % जीएसटी देगा, 18%। इसका 18% निकालोगे, 18 × 50, तो 18 कितना होगा, 100, मल्टीप्लाई मतलब 0 से 0 कैंसर, 5 8 का कितना होगा, 40, 5 8 का 5, 5 और 1 6, अरे यार 5 8 40, बचेंगे 4, 5 8 का 5, 5 और 4 9, और अपन में 10, 0 से 0 कैंसर, तो 9 रुपये उसको क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो उसको कितने की, मतलब उसकी प्राइस कितनी पड़ेगी, उसको प्राइस कितने का पड़ेगा, वो शेयर 59 रुपीज़ का शेयर पड़ेगा, है क्या नहीं। अरे उस जिस मैंने खरीदा उस शेयर को, तो मैंने उस शेयर को खरीदा तो मुझे दलाली देनी पड़ी ना, कितना ब्रोकरेज पेड करना पड़ा, 9 रुपये ब्रोकरेज पेड करना पड़ा। तो मुझे उस शेयर की प्राइस कितनी पड़ी मेरे लिए, 59 रुपीज़ पड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो जो प्राइस रहेगी, कौन सी प्राइस रहेगी बताओ, तो बाइंग प्राइस, मतलब जो खरीदने की बात रहेगी, तो ड्यूरिंग क्या होगा, एट द टाइम ऑफ बाइंग द शेयर,
एट द टाइम ऑफ, ध्यान दो अच्छे से, एट द टाइम ऑफ, किसके समय, कौन से समय, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बाइंग द शेयर, जब हम शेयर को खरीदेंगे, बाइंग द शेयर, उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय जो बाइंग प्राइस होगी, जो खरीदने की प्राइस होगी, बाइंग प्राइस ऑफ शेयर क्या होगी, बताओ क्या होगा, मैं खरीदूंगा तो मार्केट वैल्यू, क्योंकि मुझे मार्केट वैल्यू से खरीदना पड़ेगा, और साथ साथ में दलाली भी देना पड़ेगा, ब्रोकरेज, अरे ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना, तो ब्रोकरेज वो भी कितना, ब्रोकरेज कितना 18% ऑफ, ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, वो भी कितना परसेंट होता है, 18% ऑफ मार्केट वैल्यू, यस और नो, है कि ना, पक्का कि नहीं पक्का, ये बाइंग प्राइस होगी, तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब 49 रुपए। अब मैं बात करोगे ध्यान दो अच्छे से, अब बताओ वही 50 रुपए का शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है, 50 रुपीज, ध्यान दो अच्छे से भैया, ठीक है 50 रुपीज, और मैंने उसको उस पर ब्रोकरेज कितना लगा, कितना 9 रुपीज, बराबर है ना, 9 रुपीज 18%। अब बताओ मैं सेल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सेल, तो सेल करूंगा तो दलाल को देना पड़ेगा 9 रुपये, तो मेरे को कितने का पड़ा, 59 का कैसे पड़ेगा रे, मैं बेच रहा हूँ उसको, मैंने उसको कितने में बेच रहा हूँ, 50 रुपीज में बेच रहा हूँ, ठीक है, और उसमें से दलाली कितना रुपए दिया, 9 रुपए दिया, तो मेरे को शेयर कितने का पड़ेगा, 49 का क्या 41 का, 41 रुपीज का पड़ेगा, अरे वो 41 रुपए का पड़ेगा ना, 9 रुपए मेरे को देना पड़ेगा ना वहां से, तो 50 रुपए में बेच रहा हूँ शेयर को, तो उसमें से 9 रुपए किसको देना पड़ेगा, दलाल को देना पड़ेगा। तो बेचते समय जो सेलिंग प्राइस रहेगी, तो सेलिंग प्राइस में ये जो ब्रोकरेज माइनस करना पड़ेगा, तो ड्यूरिंग सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ बाइंग, अब एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ क्या बोला मैंने, एट द टाइम ऑफ सेल या सेलिंग, तो सेलिंग के समय जो सेलिंग प्राइस रहेगी, सेलिंग प्राइस जो रहेगी शेयर की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, तो शेयर की सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, तो मार्केट वैल्यू में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ब्रोकरेज। अरे हम सेल करेंगे तो किस पे सेल करेंगे, कौन से रेट पे सेल करेंगे, मार्केट वैल्यू के रेट से सेल करेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू में से वो दलाल की कीमत क्या करना, दलाल की देनी पड़ेगी ना, तो मेरे को पड़ेगी कितने की, सेलिंग प्राइस कितने की पड़ेगी, कम की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो ब्रोकरेज यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, याद रहेगा सबको, यहाँ पे ब्रोकरेज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो मार्केट वैल्यू माइनस, तो ये दो फार्मूले आप लोगों को याद रखना है कि जब ब्रोकरेज की बात आती है, जब कभी भी ब्रोकरेज की बात आती है, तो तब बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है याद रखना। तो बाइंग प्राइस यानी मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे, साथ में हमने दलाल को भी दिए, तो पैसा याद होगा, लिए बाइंग प्राइस रहेगी, और सेलिंग करते समय मार्केट वैल्यू पे सेल करूंगा, तो वहां से ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहां से जो पैसा मेरे पास आएगा 50 रुपये आएगा, तो उसमें से 9 रुपये मुझे उस ब्रोकर को देना पड़ेगा, मतलब मुझे 41 रुपये का पड़ेगा, और यहाँ पे 50 रुपये मैंने खरीदा, साथ में 9 रुपये भी दलाल को दिया, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे लिए वो बाइंग प्राइस होगी। तो बाइंग प्राइस के समय ऐड करना है, सेलिंग प्राइस के समय ब्रोकरेज को माइनस करना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ब्रोकरेज किस पे लगता है, तो मार्केट वैल्यू पे लगता है। ब्रोकरेज कितना परसेंट होता है, तो 18% होता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को धांसू तरीके से, तूफानी तरीके से याद रखना है, ठीक है, एकदम पकड़ के रखना है, पकड़ के रखोगे ऐसा मुझे विश्वास है, पक्का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों को स्टडी करना है, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई प्यार से करो, बाकी चीज़ों से नहीं, ठीक है। हाँ, पढ़ाई ऐसी करो कि कुछ मजा हो जाए, कुछ तूफान ही करते आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखो, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है शेयर में, शेयर मार्केट में, तब उसको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, देयर में ऑकर अ लॉस। तो टू ओवरकम रिस्क ऑफ लॉस के रिस्क को ओवरकम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। क्या में इन्वेस्ट करो? म्यूचुअल फंड में। तो एन इन्वेस्टर, कोई भी एक इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है, क्या में इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, जब वो इन्वेस्ट करता है, क्या में इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, जब कोई भी इन्वेस्टर कहाँ में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स ऑफ कंपनी, तो कोई भी एक कंपनी, ठीक है, कोई भी एक कंपनी में, तो एन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग
इन शेयर्स ऑफ कंपनी में ऑकर उसको लॉस हो सकता है, में ऑकर लॉस हो सकता है। तो टू रिस्क ऑफ लॉस, टू ओवरकम, इसको सॉल्व करने के लिए टू ओवरकम का मतलब होता है उस रिस्क को कम करने के लिए, टू ओवरकम रिस्क ऑफ लॉस। तो जो लॉस की जो रिस्क है उसको ओवरकम करने के लिए मतलब एक्सपर्ट लोग सजेस्ट करते हैं कि मेनी पीपल क्या में इन्वेस्ट करते हैं, मेनी पीपल इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, और इस म्यूचुअल फंड में जो लॉस है रिस्क का वो कम होता है, लॉस होने का जो रिस्क है वो कम होता है। क्यों रिस्क कम होता है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, हमारा जो पैसा हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्सपर्ट लोग उसको अलग अलग कंपनियों में डालते हैं, अलग, कोई भी एक ही कंपनी में नहीं डालते। शेयर में क्या होता है, हम एक ही कंपनी के शेयर खरीद देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जो पैसा है वो अलग अलग शेयर में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं एक्सपर्ट लोगों के थ्रू, जिनको मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज है, वो लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमको प्रॉफिट दिला के देते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि क्या होता है, दिस फंड्स आर मैनेज बाय, ये जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टू ओवरकम रिस्क ऑफ मेनी पीपल इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, तो जो भी पैसा जो होता है दिस फंड, ये जो फंड्स होता है, ये फंड्स कौन मैनेज करता है, मैनेज बाय एक्सपर्ट लोग, कौन लोग, बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट, बाय कैसे, बाय प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो उसमें एकदम तज्ञ होते हैं, तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोगों से मैनेज करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, ठीक है, जिनको बोलते हैं कॉल, जिनको क्या बोलते हैं, कॉल, जिनको बोलते हैं, जिनको बोला जाता है एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट का मतलब पैसा होता है, याद रखना, असेट का मतलब पैसा होता है, पैसों को मैनेज करने वाली कंपनी, तो फंड को मैनेज करने वाली कंपनी असेट मैनेजमेंट क्या बोला मैंने, कंपनी बोलते हैं। एएमसी उन एक्सपर्ट लोगों के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, दिस फंड्स मैनेज, कौन मैनेज करता है, दिस फंड मैनेज बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जिनको एएमसी बोलते हैं। एएमसी का मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है, ये बात याद रहेगी। ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड इन दिस फंड्स आर नॉट इन्वेस्टेड ओनली वन टाइप ऑफ शेयर, यहाँ पे जो फंड्स होता है, जो पैसा होता है, वो ओनली वन टाइप के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, इसको अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है, ओनली वन टाइप के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, हियर फंड्स जो पैसा होता है आर नॉट इन्वेस्टेड इन ओनली वन टाइप्स ऑफ शेयर, एक ही टाइप के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ओनली वन टाइप्स ऑफ शेयर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ओनली वन टाइप ऑफ शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, बट इन्वेस्टेड इन वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम, बट क्या में इन्वेस्ट किया था, बट इन्वेस्टेड इन डिफरेंट इन्वेस्टेड स्कीम में इसको इन्वेस्ट किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि शेयर में, इस शेयर में क्या होता है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसा को हम शेयर में, जो एक स्मॉल यूनिट मिलता है हमको, जो भी पैसा डिवाइड होता है शेयर मार्केट में, जो भी पैसा डिवाइड होता है उस पैसे का छोटे से यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके छोटे से यूनिट को यूनिट बोलते हैं, पैसे का जो छोटा अमाउंट होता है, सबसे छोटा, जब डिवाइड करते हैं पैसे को, तो वहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, बस इतना फर्क याद रखना है। तो शेयर में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है बताओ, शेयर मार्केट में उसको शेयर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और मैंने बोला कि इन शेयर मार्केट में हमको क्या मिलता है, इन शेयर मार्केट वी गेट शेयर, हमको क्या मिलता है, शेयर मिलता है। लेकिन इन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इन म्यूचुअल फंड में वी गेट यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मिलते हैं हमको, क्या बोलते हैं, यूनिट्स। ओके, ये बात याद रहेगी क्या, जो भी इस शेयर मार्केट में जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, शेयर मिलते हैं, और म्यूचुअल फंड में हमको क्या बोलते हैं, यूनिट। और जो भी शेयर की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ शेयर को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और यूनिट के जो वैल्यू को बोलते हैं एनएवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएवी। तो वैल्यू ऑफ शेयर, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
द वैल्यू ऑफ शेयर, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो क्या बोलते हैं बताओ? एमयू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एंड मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट, मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट, मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट, जो यूनिट की जो मार्केट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं? एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू। अरे बात रहेगी क्या? अब बताओ, यहाँ पे सम इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर में क्या होता है? सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में सम इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सम इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? सम इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ क्या रहेंगे? यूनिट्स इनटू क्या होगी? नेट असेट वैल्यू, एनएवी। वहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इनटू एनएवी। याद रहेगा क्या? सम जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स बने म्यूचुअल फंड में, और एक यूनिट की वैल्यू एनएवी। अरे बात समझ में आई क्या? और हमारा अभी प्रैक्टिस सेट कौन सा चालू होगा? 4.4। बस इतना कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। इतने कंसेप्ट के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट कौन डिपेंड है? 4.4। 4.4 किसके ऊपर डिपेंड है? ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड है। ब्रोकरेज में बाइंग प्राइस के समय मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, सेलिंग के समय मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, और म्यूचुअल फंड के समय सम इन्वेस्टमेंट। ये बस एक ही फार्मूला, सम इन्वेस्टमेंट यानी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी। एनएवी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट 4.4 की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 4.4। हाँ, तो जब भी मैंने बताया था ना, ब्रोकरेज जो होता है, तो ब्रोकरेज ये अलग चीज़ है ना, और इस पर जीएसटी जो लगेगा वो अलग चीज़ है। तो जीएसटी, जैसे कि रेट ऑफ जीएसटी 18% रहता है, रेट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी जो लगेगी ब्रोकरेज पे लगेगी। और जब भी मैंने फार्मूला बनाया था बाय करते समय, तो बाइंग प्राइस में जैसे बोला था आप लोगों को, बाइंग प्राइस क्या बोला था? बाइंग प्राइस का फार्मूला मार्केट वैल्यू प्लस क्या होता है? ब्रोकरेज बोला था। तो ब्रोकरेज, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था जीएसटी 18% ऑफ ब्रोकरेज, ऐसा नहीं होता। ब्रोकरेज का खुद का रेट होता है, वो जब भी गलत हो गया था। हाँ, पर ये फार्मूला सही था, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज कैसे निकालते पता है क्या? ब्रोकरेज किस पे लगता है? मार्केट वैल्यू पे लगता है, बराबर है। तो ये क्या होगा? रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। ये फार्मूला है ब्रोकरेज निकालने का। ब्रोकरेज निकालने का ये फार्मूला नहीं है रेट ऑफ जीएसटी इनटू मार्केट वैल्यू, ये नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी इनटू मार्केट वैल्यू नहीं होता। मैंने ऐसा तभी बताया था 18% ऑफ जीएसटी, ऐसा कुछ बोला था, ये अलग अलग है, ठीक है। 18% का मार्केट वैल्यू गलत था, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो क्या होता है। अगर मैंने बोला अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो 18% ऑफ ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज के 18% रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को 50 रुपए की चीज है, बराबर है? 50 रुपए की चीज है, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू है, बराबर है। तो मैंने बोला, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो ना, इसी को मैं पकड़ रहा हूँ। तो आपके पास दिया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, आपके पास सॉल्यूशन में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दी है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी दी है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बोलते एमवी, आपके पास दिया ₹200 दिया है। अब ब्रोकरेज का रेट दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया आपके पास, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया है? 0.3%। तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, परचेस मतलब खरीद रहा है, तो पहले ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज कैसे निकालोगे? ब्रोकरेज ना अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कैसे निकालोगे? ये रेट ऑफ ब्रोकरेज होता है, तो ब्रोकरेज कैसे निकालोगे? तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं? तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू, ये फार्मूला है ब्रोकरेज निकालने का, ठीक है। फिर ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया बताओ? 0.3%, और मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 200, तो 0.3 अपॉन में 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 200 होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो रुपीस में आंसर आएगा। रुपीस कितना? 2 3 जा 6, 0.60, मतलब 0.60 रुपये, 0.60 पैसे, हाँ, नॉट रुपये। अच्छा, ये आपका क्या होगा? ब्रोकरेज। फिर आप बताओ, अगर मैंने बोला जीएसटी कितना परसेंट है? 18%, तो रेट ऑफ जीएसटी 18% बोला, तो यहाँ पे अभी ब्रोकरेज की बात चल रही है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन किसके ऊपर? ब्रोकरेज निकालना है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी इनटू ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है 0.7 आएगा, ऐसा उसका मीनिंग होगा। मतलब ब्रोकरेज किस, जीएसटी किसके ऊपर? ब्रोकरेज के ऊपर। कितने परसेंट होती है? 18%, तो 18% ऑफ ब्रोकरेज, ऐसा उसका मीनिंग है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब 18 बाय कितना 100, 18 बाय कितना 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.60 ऐसा होगा उसका नहीं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड करोगे, जो आंसर निकलेगा वो जीएसटी निकल रहेगी ब्रोकरेज के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, तो ब्रोकरेज निकालने के लिए रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ब्रोकरेज किस पे लगता है? मार्केट वैल्यू पे लगता है। अब बताओ इतना पैसा हम दलाल को देंगे, मतलब 200 रुपए का उसकी मार्केट वैल्यू है और ये भी पैसा हमको दलाल को देंगे, तो हमको वो कितने में पड़ेगा? परचेस वैल्यू कितनी होगी? तो परचेस वैल्यू ऑफ शेयर मतलब बाइंग वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ क्या? परचेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी? मैंने आपको जब भी फॉर्मूला बताया था, मार्केट वैल्यू प्लस क्या होगा? ब्रोकरेज होगा करके। यस और नो? तो मार्केट वैल्यू कितनी थी? 200 रुपए, ब्रोकरेज कितना दिया है? 0.60, मतलब 200 रुपए रुपीज 200 पॉइंट कितना 60, ये आपका आंसर होगा। तो याद रखना ये कंसेप्ट, जब थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। कब? परचेस के समय, और बेचते समय मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि जो हम जिस पैसे जितने पैसे में हमने बेचे उसमें से मार्केट ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो उसमें माइनस करना पड़ता है। और परचेस के समय भैया हमने जितना पैसा दिए और साथ में अलग से भी पैसा दिए ब्रोकर को, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उतने की हमको चीज पड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा तो ये जीएसटी, लेकिन जीएसटी हमने ब्रोकरेज नहीं बोला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अगर आपके पास, अभी और एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपके पास एक नया कंसेप्ट, अगर आपके पास अगर परचेस वैल्यू निकालो बोलेगा और जीएसटी नहीं दिया है, जीएसटी दिया है क्या? यहाँ पे जीएसटी वर्ड आया क्या? तो जीएसटी वर्ड नहीं आया। जीएसटी वर्ड जब नहीं आता तब आपका परचेस प्राइस का फार्मूला मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ जीएसटी आया गया, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वर्ड आ गया, तब परचेस वैल्यू क्या होगी? तो परचेस वैल्यू यानी परचेस जो रहेगी, परचेस प्राइस उस समय क्या रहेगी? तो मार्केट वैल्यू प्लस जीएसटी रहेगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये बात याद रखना, ठीक है? जीएसटी अगर आ गया तो जीएसटी है नहीं अभी, गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन और एक बात, और सेलिंग प्राइस क्या होगी बताओ? सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या होगी? क्योंकि ये अभी टैक्सेबल वैल्यू का काम करेगा, जैसे कि हम मतलब निकालते हैं ना वो सेलिंग प्राइस टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। यहाँ पे सेलिंग का समय क्या होगा? मार्केट वैल्यू माइनस जीएसटी और क्या? ब्रोकरेज। याद रहेगा आपको? 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 हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। चलो ये आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कब फार्मूला लगाने का, ये वाला फार्मूला कब लगाने का, ये वाला फार्मूला कब लगाने का? जस्ट ब्रोकरेज रहेगा, जीएसटी नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से नोट में करके लिख लो। अच्छा, फाइंड टोटल अमाउंट ही पेड फॉर अ शेयर परचेस, शेयर को परचेस करने के लिए उसने कितना अमाउंट पेड किया वो निकालना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी दिया है, और जहाँ ब्रोकरेज की बात, अभी तक की ब्रोकरेज नहीं आ रहा, देखो ब्रोकरेज की बात आ रही है। ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन है बाबू, ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन है, याद रखना। कौन सा क्वेश्चन है? ब्रोकरेज वाला क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे? पहले अपने पास नंबर ऑफ शेयर भी दिए, यहाँ पे कितने शेयर दिए? नंबर ऑफ शेयर कितना दिया? 100 दिया, बराबर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू जो है आपको 1 शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितने दिए? ₹40 दिए। अरे ₹40 किसकी मार्केट वैल्यू है? 1 शेयर की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर क्या होगी? मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर, तो एक शेयर की कितनी है? 40 रुपए, तो 100 शेयर की कितनी हो गई? 100 × 40। यस और नो? इसको हम सम इन्वेस्टमेंट भी बोलते, याद है आप लोगों को? सम इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। ठीक है, तो क्या होगा? रुपीस कितना होगा? 4000 होगा। यस और नो? अब बोल रहा है कि इसमें रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया आपके पास, रेट ऑफ ब्रोकरेज आपके पास दिया हुआ है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया बताओ? 0.5%। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकाल लोगे, तो ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं? ब्रोकरेज किस पे लगता है? मार्केट वैल्यू पे लगता है, बराबर है। ब्रोकरेज कितना रेट, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितने शेयर की? तो आपको 100 शेयर की। यहाँ पे 100 शेयर, जब भी एक ही शेयर था, अभी कितने शेयर? 100 शेयर, तो 100 शेयर की मार्केट वैल्यू पे लगेगा रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5% इनटू मार्केट वैल्यू 4000। तो अपॉन में कितना होगा? 0.5 अपॉन में 100 होगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 4000। 2 0 से 2 0 कट गए, तो 4 5 से 20, और ये 0 आएगा साथ में, और 0.1 के बाद मतलब ₹20
तो 20 रुपये आपका ब्रोकरेज होगा। अब इसमें अब बताओ, अगर हमको परचेस प्राइस निकालना होता, अगर जीएसटी नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, ये 4000 और ये 20, 4020 रुपये, ये आपका क्या होता फाइनल आंसर होता। लेकिन अभी ऐसा होगा क्या, नहीं, आपके पास रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है आपके पास, 18% दिया है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी आप लोग निकालोगे, तो रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, हाँ ये ब्रोकरेज के ऊपर है। रेट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर, ऑन ब्रोकरेज के ऊपर। ये लिख लेना ब्रोकरेज है करके वर्ड, कितना परसेंट दिया, 18%। तो ब्रोकरेज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो जीएसटी ऑन किसके ऊपर, ब्रोकरेज। ये रेट ऑफ जीएसटी हो गया, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा। तो रेट ऑफ जीएसटी इनटू क्या होगा बताओ, ब्रोकरेज होगा कि नहीं होगा, ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज पे लगती है। तो 18% इंटू ब्रोकरेज कितना, 20 रुपये है। तो 18 बाय कितना हो जाएगा बताओ, 100 मल्टीप्लाई में भी 0 से 0, 18 दूनी 36 अपॉन में 10, तो 0 हटेगा तो कितना होगा, 3.6, मतलब रुपीज 3.60 पैसा, 3 रुपये 60 पैसा, ये होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जो अमाउंट परचेस जो रहेगा, अमाउंट पेड फॉर शेयर परचेस, अमाउंट पेड फॉर किसके लिए, शेयर परचेस के लिए, वो क्या होगा बताना आप लोगों को, क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर है कि नहीं, 100 शेयर प्लस क्या होगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन इसके ऊपर ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू कितनी थी बताओ, 4000 दी है, प्लस 3.60, मतलब 4003, और सॉरी मैंने जब भी फार्मूला गलत बता दिया, गलत क्या बता दिया, ब्रोकरेज भी रहेगा और जीएसटी भी दे दो, ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी के फार्मूले में करेक्शन कर लो, जब भी के फार्मूले में क्या करेक्शन कर लो, जब भी के फार्मूले में क्या करेक्शन कर लो यार, 10 कमजोर हो गया, ठीक है। क्या बताओ, परचेज प्राइस रहेगी ब्रोकरेज के समय, जब जीएसटी दिया रहेगा, व्हेन जीएसटी इन्वॉल्व, ये फार्मूले में जब ऐसा डब्बा करके बताते ना, उस डब्बे में करेक्शन कर लेना, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब जीएसटी दिया रहेगा, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी गिवन, रेट ऑफ जीएसटी गिवन रहेगा, तो क्या होगा फार्मूला, परचेज प्राइस जो रहेगी, वो क्या रहेगा, एमवी तो रहेगा, ब्रोकरेज भी रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, प्लस जीएसटी भी रहेगा, याद रखना, मतलब तीनों ही बात रहेगा। तो बस प्लस जीएसटी लिखे हो ना, साथ में प्लस ब्रोकरेज कर दो, मतलब अगर, और क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा भाई, कौन सी प्राइस रेट, सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस करोगे, ब्रोकरेज भी माइनस करोगे, और क्या करोगे, जीएसटी भी माइनस करोगे, बस माइनस ब्रोकरेज कर दो तुम लोग, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी यार, लेकिन ठीक है, ब्रोकरेज भी रहेगा, मतलब मार्केट वैल्यू भी रहेगी, ब्रोकरेज भी रहेगा। अभी परचेज प्राइस अपन क्या करें, परचेज करेंगे तो प्लस होगा, प्लस क्या रहेगा, जीएसटी भी रहेगा, वो करेक्शन कर लेना बेटा, जीएसटी प्लस जीएसटी भी रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट वैल्यू कितनी दी है, 4000 रुपये, ब्रोकरेज कितना दिए है, 20 रुपये, और प्लस 3.60 होगा, ऐसा उसका मीनिंग होगा। तो कितना होगा आंसर आपका, क्या होगा, 60 तो रहेगा पॉइंट, 30 और 20 23 होगा, और 23 और 2 जीरो, 23 और 4 जीरो, तो 4023 रुपये 60 पैसे, ये आपका क्या रहेगा, परचेज प्राइस रहेगी। मतलब हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, ब्रोकरेज भी दे रहे हैं, और साथ साथ में जीएसटी भी दे रहे हैं, तो सभी का एडिशन होगा ना क्या। तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया अपन 4000 तो दे रहे हैं मार्केट वैल्यू, साथ में ब्रोकर को कितना दे रहे हैं, 20 रुपये दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को जीएसटी भी पेड करे ब्रोकरेज के ऊपर 3.5 रुपये 60 पैसे, तो इसीलिए वो सबका एडिशन होता है। जब भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो मिस्टेक को सुधारना और मिस्टेक से सीखना, यही काम है हमका, हमरा और आप सबका। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, आगे का पोर्शन मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रोकरेज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो ब्रोकरेज किसके ऊपर हुआ, परचेस प्राइस के ऊपर हुआ। कल हम देखेंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन सेलिंग प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ।